हेलो जेंटलमैन। तो कैसे हैं आप लोग? स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन का टॉपिक है। तो आपने इस चीज के बारे में ऑलरेडी पहले ही न्यूज़पेपर से या फिर अदर अदर जो यूट्यूब चैनल्स हैं वहां से कवर किया होगा कि क्या इसके एडवांटेज है, क्या इसके डिसएडवांटेज है। बट मैं यहाँ आपको जिस चीज के बारे में बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब ये टॉपिक चर्चा में था, जब ये बात चल रही थी कि वन नेशन वन इलेक्शन हमें कराना है, तो उसके कुछ टाइम बाद ही एक पैनल बनाया गया था। वो था कोविंद पैनल, जो हमारे फॉर्मर राष्ट्रपति जी थे, उनकी अध्यक्षता में एक पैनल बनाया। तो उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी थी। क्या क्या रिकमेंडेशन है, क्या क्या चीजें हैं, उसके ऊपर हम लोग आज बात करने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो पूरा पूरा ये टॉपिक है वो एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में बनाया हुआ है। लास्ट में आपको कंक्लूजन भी मिलेगा किस तरीके से है, बीच का बॉडी पार्ट भी है और स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन भी है। देखो, इंट्रोडक्शन में आप यहाँ से लिख सकते हो कि वन नेशन वन इलेक्शन रेफर्स टू द आइडिया ऑफ होल्डिंग सिमुलटेनियस पोल्स ऑफ स्टेट असेंबली और लोकसभा। जो स्टेट असेंबली है, विधानसभा है, और जो लोकसभा है, उनके इलेक्शन साथ साथ में कराने की बात चल रही है। ठीक है। बट क्या ये चीजें, एक क्वेश्चन उठता है कि ये पहले भी हो चुकी हैं? जी हाँ। इसका अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप देखोगे तो हमारे जो 3 लोकसभा स्टार्टिंग की, तो उनके जो इलेक्शंस है वो साथ साथ में ही हुए हैं। लोकसभा, विधानसभा, सभी स्टेट्स के। ओके। अब यहाँ पर जब 1968 से 69 की बात है, तो यहाँ पर कुछ असेंबलीज जो थी वो डिसरप्ट हो गई थी। ओके। उसके बाद क्या हुआ, 1970 में लोकसभा खुद रिजॉल्व हो गई थी, जिसके बाद ये जो साइकिल था सिमुलटेनियस इलेक्शंस का, वो क्या हो गया, वो ब्रेक लग गया उसमें। ओके। ये एक आप एग्जांपल के बेसिस पर डाल सकते हो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन लिख के। उसके बाद ये है कोविंद पैनल, जिसके बारे में बता रहा था कि कोविंद पैनल ऑन वन नेशन वन इलेक्शन फॉर्मेशन जो बनाया गया था गवर्नमेंट ने। तो अब देखो, इसमें एक क्वेश्चन यहां से निकल सकता है बड़े आराम से कि चेयरमैन चेयरमैन के बारे में तो आपको सबको पता है कि भाई किसकी चेयरमैनशिप में है, रामनाथ कोविंद जी में। बट क्वेश्चन कहां फंसाएगा आपको, जो एग्जामिनर, वो फंसाएगा मेंबर्स को लेकर। इसमें हो सकता है वो दे देगा कि जो चीफ जस्टिस है या फॉर्मर चीफ जस्टिस है, या फिर जो एक जज है, किसी जज को ले देगा। ठीक है। बट यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि जो मेंबर्स हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह, किसी और मिनिस्टर का नाम इसमें नहीं है। फॉर्मर लीडर ऑफ अपोजिशन, करंट के भी कोई मिनिस्टर्स हैं, उनका भी नाम नहीं है, सिर्फ अमित शाह जी को छोड़कर। फॉर्मर लीडर ऑफ अपोजिशन गुलाम नबी आजाद, फॉर्मर फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन जो थे एन.के. सिंह, फॉर्मर लोकसभा सेक्रेटरी जनरल सुभाष कश्यप, सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे, और फॉर्मर चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन है, संजय कोठारी। तो ये लोग थे इसमें जो मेंबर्स थे। चेयरमैन क्या आपको पता है, रामनाथ कोविंद जी। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि रिकमेंडेशन जो थी, यहां पर देखो रिकमेंडेशन जो थी, तो इन्होंने बोला है कि 18 अमेंडमेंट्स ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ, जितने हमारे लॉ पहले बने हुए हैं इस चीज को लेकर, इलेक्शंस को लेकर, तो उनमें 18 तो अमेंडमेंट्स है। इन 18 के अंदर ही इंक्लूडिंग 15 अमेंडमेंट्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान के अंदर भी हमने कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं, वो उनकी रिकमेंडेशन थी। चलिए बात करते हैं अब इनके रिकमेंडेशन के ऊपर। तो ये है कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो इन्होंने दिया है, टोटल 2 बिल दिए हैं, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल और सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। फर्स्ट के प्रोविजंस देख लेते हैं। इसके प्रोविजन है कि नए आर्टिकल ऐड किया गया है, आर्टिकल 82A। इसके अंदर क्या है, 82A के अंदर भी इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से। फर्स्ट ये बोल रहा है द प्रेसिडेंट विल इशू ए नोटिफिकेशन ऑन द अपॉइंटमेंट डेट। अच्छा, जब जिस तारीख से इलेक्शन होना उसको लेकर जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं वो एक नोटिफिकेशन डालेंगे जिसमें एक डेट वगैरह बताई जाएगी। सेकंड क्या बोलता है, सेकंड बोल रहा है कि लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड आफ्टर द अपॉइंटेड डेट विल एंड विद द लोकसभा टर्म। अच्छा, जब कभी भी, फॉर एग्जांपल, जैसे आज इलेक्शन हुआ किसी लेजिस्लेटिव असेंबली का, विधानसभा का, और आज ही लोकसभा का भी इलेक्शन हुआ, तो जिस दिन लोकसभा का जो टर्म है वो खत्म होगा, उसी टाइम लोकसभा का टर्म, ये जो हमारे विधानसभा है उसका टर्म भी खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज समझने वाली ये है कि इसकी जो थर्ड पॉइंट है उसमें क्या लिया है, उसमें लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू होल्ड सिमुलटेनियस इलेक्शन फॉर लोकसभा एंड स्टेट असेंबली। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो करेगा, दोनों के दोनों एक साथ होल्ड करेगा। फोर्थ पॉइंट बोलता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन डेफर असेंबली इलेक्शंस इफ सिमुलटेनियस इलेक्शन आर नॉट पॉसिबल। अब मान के चलो ये क्या बोल रहा है कि लोकसभा और विधानसभा का इलेक्शन एक साथ नहीं हो रहा है, तो विधानसभा के इलेक्शंस को डेफर करके लोकसभा के इलेक्शन कराया जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट में यही चीज है कि अगर असेंबली इलेक्शंस आर डेफर्ड, जो स्टेट असेंबली है, विधानसभा है, उसके इलेक्शंस को आपने रोक दिया यहाँ पर। ठीक है। तो दियर टर्म, अब मान के चलो ये आज होना था, इस साल हमने लोकसभा का इलेक्शन करा लिया फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो, और अगले साल हमने विधानसभा का कराया। ठीक है। इस साल कराना था, नहीं हो पाया, डेफर्ड कर दिया उसे। तो लोकसभा का टर्म मान के चलो 5 साल का है, तो जिस टाइम लोकसभा खत्म होगी उसी टाइम में विधानसभा भी खत्म हो जाएगी। तो इस हिसाब से जब 1 साल बाद विधानसभा का इलेक्शन कराया तो विधानसभा का कार्यकाल कितना रहा, 4 साल, और लोकसभा का
5 साल, बट ये दोनों एक साथ खत्म कर दिए। तो यही ये जो पांचवा पॉइंट है ये बोल रहा है कि इवन इफ असेंबली इलेक्शंस आर डेफर्ड, दियर टर्म विल अलाइन विद द लोकसभा टर्म, उसके साथ ही कर दिया जाएगा सारा चीज। ओके, अब देखो अमेंडमेंट्स ऑफ आर्टिकल 327 327 में एक्सपेंशन टू इंक्लूड द कंडक्ट ऑफ सिमुलटेनियस इलेक्शन, इसके जो एक्सपेंशन करना है, जो सिमुलटेनियस इलेक्शन किस तरीके से कराने हैं, कैसे कैसे कराना है, सारी चीजें। उसके बाद आर्टिकल्स है 83 का 2 और 172 का 1, ये क्लैरिफाई कर रहा है कि 5 ईयर टर्म होनी चाहिए लोकसभा और स्टेट असेंबली की, और इसे फुल टर्म घोषित कर देना चाहिए कि 5 टर्म ही होनी चाहिए, चाहे आप थोड़ी देर बाद कराओ, चाहे आप थोड़ी देर बाद कराओ। ओके, न्यू आर्टिकल 83 का 4 और 172 का 4, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है कि असेंबलीज ऑफ लोकसभा इलेक्टेड टू रिप्लेस डिजॉल्व हाउस। अब मान के चलो, हम बहुत बार पढ़ते हैं कि हमारी जो है लोकसभा भंग हो गई, विधानसभा भंग हो गई, ओके, फिर उसके लिए न्यू इलेक्शंस जो कराए जाते हैं रिप्लेस करने के लिए, जो डिजॉल्व हाउस है, ठीक है, तो विल सर्व द अनएक्सपायर्ड टर्म। मान के चलो ये 5 साल की टर्म थी, इस बार हुआ, ठीक है, विधानसभा का इलेक्शन हुआ, अब 1 साल बाद लाइक 4 साल की टर्म रह गई, बच गई, अब नया इलेक्शन हो गया, इसमें विधानसभा बन गया, तो ये 4 साल के लिए होगी, ये बोल रही है कि अनएक्सपायर्ड टर्म के लिए। अब उसके बाद कुछ जो यूनियन टेरिटरीज है उनके नाम में मॉडिफाई करिएगा, क्या कि गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963 में इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991, इसमें कुछ अमेंडमेंट है, और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स हैं। तो ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल था जिसमें ये सारी रिकमेंडेशन उन्होंने दी है। उसके बाद बात करते हैं हम सेकंड की। तो सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसमें है सिमुलटेनियस इलेक्शंस कराना, किस किस के, एक तो म्युनिसिपैलिटी के और दूसरे पंचायत के। प्रोविजन क्या बोल रहा है, प्रोविजन कहता है कि न्यू आर्टिकल 324 ए, ये इंपावर कर रहा है पार्लियामेंट को। देखो किसको पावर दी जा रही है, पार्लियामेंट को कंडक्ट कराने के लिए सिमुलटेनियस इलेक्शंस फॉर म्युनिसिपैलिटी एंड पंचायत। सेकंड है अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 325, इसमें क्या बोल रहा है, 325 का 2 और 325 का 3, दो में ये बोल रहा है कि एस्टेब्लाइज करना एक सिंगल इलेक्टोरल रोल फॉर इलेक्शन फॉर लोकसभा। मैंने आपको पहले बताया था कि लोकसभा, विधानसभा, पंचायत और म्युनिसिपैलिटी, इन सभी के लिए एक सिंगल इलेक्टोरल रोल, ठीक है, एस्टेब्लाइज करना कि एक साथ इन चारों के इलेक्शंस करा दिए जाएंगे। इसमें यही बोल रहा है थर्ड में कि इलेक्शन कमीशन जो होगा क्रिएट करेगा एक सिंगल इलेक्टोरल रोल, मतलब क्या क्या चीजें हैं, कहां पर कंस्टिट्यूएंसीज बनाई जाएंगी, किस तरीके से करना है, किसके कंसल्टेशन के साथ, विद स्टेट इलेक्शन कमीशन, इसके कंसल्टेशन के साथ ये सारी चीजें की जाएंगी। तो ये टोटल 2 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो लाए गए थे, फर्स्ट और सेकंड, उसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली। इसमें कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशन थे वो एक्स्ट्रा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ऐड किया गया है, जो आर्टिकल्स हमारे थे, ठीक है, कुछ में अमेंडमेंट्स किया गया है। ओके, उसके बाद एक चीज निकलती है कि यार ये जो चीज है जो हम कर रहे हैं कि एक साथ एक चुनाव हम करा रहे हैं पूरे देश का, तो क्या ये चीजें हमारे लिए अच्छी हैं या बुरी हैं, क्या क्या इसके चैलेंज हो सकते हैं, ठीक है, उसके ऊपर भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो इसमें बोल रहा है कि आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर, अच्छा क्या ये सही है, उसके बारे में बात की जा रही है। देखो ये सही किस लिए है, देखो रिडक्शन ऑफ फाइनेंशियल बर्डन। अब मान चलो फाइनेंशियल बर्डन है, अब लोकसभा चुनाव हुआ इसमें पैसा खर्च हुआ, विधानसभा चुनाव हुआ इसमें पैसा खर्च हुआ, पंचायत म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शन हुए इनमें पैसा खर्च हुआ। अब देखो ये एक कॉस्ट है जो बताई गई है इलेक्शन एक्सपेंडिचर की, 2014 की लोकसभा में कितनी है, 3,870 करोड़, 2015 बिहार इलेक्शन वाले में 300 करोड़। तो ये हमारा जो बर्डन है, फाइनेंशियल बर्डन जो गवर्नमेंट के ऊपर पड़ता है, तो उसमें कमी आएगी। देखो ये जो पॉइंट्स वाइज मैंने कुछ चीजें और लिखी हुई हैं, ये अगर आपसे 20 नंबर का, ये 15 नंबर का क्वेश्चन पूछता है तो आप इसमें कुछ चीजें ऐड कर सकते हो। अगर 10 नंबर क्वेश्चन है तो आप ये पॉइंट वाइज लिख सकते हो कि रिडक्शन ऑफ फाइनेंशियल बर्डन, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय पॉलिटिकल पार्टीज, ओके, रिडक्शन ड्यूरेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जैसे कि अगर हम देखें तो लेस डिस्ट्रप्शन इन डेवलपमेंट वर्क। अब मान के चलो जैसे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है लोकसभा के टाइम में भी, विधानसभा के टाइम में भी, ओके, तो उस टाइम पीरियड में कुछ भी काम नहीं करवा सकते। अब सोचो एक ही दिन में अगर सारे सारे चुनाव हो जाएंगे तो जो बाद में जो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से जो डिफ्रेशन होता है, ठीक है, उसमें वो डेवलपमेंटल वर्क जो है वो रोक नहीं पाएगा, वो अपने आराम से चलता रहेगा, सारी चीजें होती रहेंगी, उसमें कोई विघ्न नहीं आएगा। फोकस ऑन गवर्नेंस, गवर्नेंस के ऊपर फोकस है। इंक्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, वही स्टेट मशीनरी जो है, अब देखो इलेक्शंस का काम होगा तो इलेक्शंस में उसमें चले जाएंगे, थोड़ा काम उनका डिस्टर्ब होगा, वो सारी चीजें होंगी। इंटरनल सिक्योरिटी इंप्रूव होगी। रिड्यूस यूज ऑफ ब्लैक मनी, ब्लैक मनी जो यूज करते हैं, लाइक पार्टी को चंदा दिया जाता है ब्लैक मनी के थ्रू, जैसे आपने देखा था कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम थी
ठीक है, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया था। उसके बाद है रिडक्शन ऑफ पॉपुलेशन मेजर्स, इंक्रीज इन वोटर टर्नआउट। जैसे अब मान चलो मैं कहीं बाहर दूसरे सिटी में रह रहा हूं, तो मेरे यहाँ पर अगर स्टेट में इलेक्शंस हो रहे हैं, अब देखो फॉर एग्जांपल जनवरी में लोकसभा का इलेक्शन हुआ, फरवरी में विधानसभा को होगा, फिर उसके बाद मार्च अप्रैल में पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी का होगा। तो अब मैं 3 बार थोड़ी ना आऊंगा पैसा खर्च करके अपना। अब मान चलो यही एक ही दिन में हो जाए सारे के सारे, तो मैं सोचूंगा भी कि यार चलो ठीक है, एक ही बार में तीनों के तीनों एकदम खत्म हो जाएंगे। तो ये सारी चीज है कि जो हमारा वोटर जो है, जो लोग वोट वोट करते हैं, वो वोटिंग कैपेसिटी उनकी बढ़ेगी। ठीक है, तो लोग सोचेंगे भी कि यार मुझे वोट करके आना है, तीनों के तीनों ही एक साथ में, तीनों चारों। ठीक है, इंप्रूवमेंट इन सोशल हार्मनी, लाइक किसी जाति को लेकर, धर्म को लेकर, ठीक है, अदर जो मुद्दे उठाए जाते हैं उसको लेकर राजनीति की जाती है, तो उसमें कमी आएगी, इंप्रूवमेंट होगा, कमी आएगी उसमें। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट कि इसके अगेंस्ट में क्या चीजें हैं। अब ये तो हमने फेवर में देख ली, अब बात आती है कि भाई अगेंस्ट में भी तो जाएगी चीजें। आर्ग्यूमेंट इन अगेंस्ट, अगेंस्ट में है रेड्यूस्ड अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी आपकी कम होगी। जैसे फिक्स टर्म है, मेले टू ऑटोक्रेटिक टेंडेंसीज, रेगुलर इलेक्शंस। एक अगर देखो सपोज करो ये लोकसभा का चुनाव हुआ, ठीक है, इसमें एक पार्टी ऐसी जीत गई जिन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया, लोग बेरोजगार के ऊपर कोई काम नहीं किया, लोगों को नौकरियां नहीं दिलाई, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। अब सोचो ये लोकसभा में तो पार्टी जीत गई, बट अगर स्टेट के अंदर भी ये पार्टी लड़ रही है, तो लोगों के पास एक मौका होगा कि नहीं यार हमें इस पार्टी को जिताना नहीं है, इसे हराना है, किसी दूसरी पार्टी को लेकर आना है। तो वो जो अकाउंटेबिलिटी है ना, वो कम हो जाएगी, क्योंकि तीनों के तीनों चीजें हैं सारी एक साथ हो रही हैं। ठीक, एक साथ हो रही हैं। अब देखो सोचने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि 5 साल ही है, 5 साल ही है, और 5 साल तक ही वो रहेंगे। ओके, तो ये सारी चीजें। अंडरमाइन फेडरल पावर, वही है कि केंद्र के पास ज्यादा पावर चली जाएंगी, सारी चीजें वही हैं। फिर देखा जाए तो कई मायनों में गैर लोकतांत्रिक भी है। फिर जो हमारे जो केंद्र सत्तारूढ़ दल है वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाएंगे, ज्यादा प्रभावी हो जाएंगे। छोटे जो दल हैं, जो लाइक रीजनल रीजनल जो हमारी जो पार्टीज हैं, देखो डिसएडवांटेज तो रीजनल पार्टीज, ये क्या होगा, इनका नामो निशान खत्म होने का खतरा होगा। अगेंस्ट डेमोक्रेटिक सेपरेट, लोकतांत्रिक भावना के अगेंस्ट है। वोटर बिहेवियर्स, थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी, सिमुलटेनियस इलेक्शंस होंगे तो सिक्योरिटी डेवलपमेंट में वहां पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी की हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो ये हमारे आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट है। फिर लॉजिस्टिक्स वगैरह, श्रम बल, इतना ज्यादा हमें उसका यूज करना पड़ेगा। अब देखो मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। देखो चैलेंज की बात कर दिया है कि चैलेंज इन इम्प्लीमेंटिंग सिमुलटेनियस इलेक्शंस, एक साथ अगर हम चुनाव को इंप्लीमेंट कराते हैं तो उसमें चैलेंज क्या आ सकता है। अब यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन है उसने एक एस्टिमेट दिया है कि भाई क्या क्या कितना हमारा पैसा खर्च होगा, कितनी कितनी चीजें होंगी। देखो लार्ज रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोल इक्विपमेंट, जैसे कि 53 लाख बैलेट यूनिट्स, 38 लाख कंट्रोल यूनिट, 41 लाख हमारे वीवीपीएटी, इनकी जरूरत पड़ेगी। अब देखो ये आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो अपने आंसर के कि इतनी इतनी चीजें हमारी खर्च होंगी, ये हमारा खर्चा हो सकता है। फिर हाई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, दी यूनिट स्टेबलाइज ऑफ, देखो 7,951 करोड़ इतना खर्चा आएगा। रिक्वायरमेंट ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल, अब देखो अब यार जब हम इलेक्शन करा रहे हैं तो बहुत सारे, जैसे आपने अपने यहाँ भी पंचायत इलेक्शंस में या लोकसभा के इलेक्शन में आपने देखोगे कि यार सेंट्रल आर्म फोर्स जाती है, ठीक है, सीएपीएफ आती है या सीआरपीएफ, इनके जवानों को बुलाया जाता है। तो ये देखो कि 4700 कंपनीज हैं इसकी, सेंट्रल आर्म फोर्सेज की, तो विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्मूथ इलेक्शंस, ताकि ईमानदारी से इलेक्शन हो, अच्छे तरीके से इलेक्शन हो, उसके लिए 4700 कंपनी जो है सीएपीएफ की वो हमें चाहिए होगी, उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। लॉजिस्टिक्स कॉन्स्टेंट्स की बात देखें तो वेदर, सिक्योरिटी, फेस्टिवल कंटेंट, ये क्या करते हैं, चैलेंज क्रिएट करते हैं एक साथ, ये इन्होंने चैलेंज क्रिएट किया भी है। उसके बाद आती है कि यार हम ये सारी चीजें तो हमने कर ली, एक वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। लाइक हमने इतनी सारी चीजें देखी यार, हमने आर्ग्यूमेंट में भी देखा, अगेंस्ट में भी देखा, ठीक है, पक्ष में भी देखा हमने सारी चीजें। अब यहाँ पर है कि वे फॉरवर्ड हम लिख सकते हैं कि बिल्ड ऑल पार्टी कंसेंसस, जितनी भी पार्टी हमारी, फिर चाहे वो स्टेट पार्टी हो, नेशनल पार्टी हो, सभी से एक तरह से क्या करना चाहिए, हमें एक डिस्कशन कर लेना चाहिए कि भाई हम ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं इंप्लीमेंट करने से पहले, और आप सभी को हमारा साथ देना है। ओके, एक तो ये है। दूसरा है अभी जो हमारा 22वां लॉ कमीशन है, ठीक है, उनकी रिपोर्ट नहीं आई है, उसका वेट हमें करना है कि शायद हो सकता है कि वो अपने 22वें लॉ कमीशन जो रिपोर्ट देगा उसमें सिमुलटेनियस इलेक्शंस को लेकर कुछ चीजें, कुछ रिकमेंडेशन हो कि आपको इस तरीके से और अच्छी कुछ चीजें हमें देखने को मिल जाए। ओके, तो उसके अभी हमें वेट करना पड़ेगा। पब्लिक अवेयरनेस, लोगों के बारे में लोगों को तो पता होना चाहिए कि भाई अगर हम एक साथ चुनाव करा रहे हैं, एक साथ चुनाव करा रहे हैं
तो उसके हमारे फायदे क्या हैं और उसके नुकसान क्या है, इसके बारे में हमें बताना चाहिए। उनके जो जो पब्लिक अवेयरनेस है लोगों के अंदर, वो हमें फैलानी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए। ये तो हमारा वे फॉरवर्ड हो गया। उसके बाद एक हमारा कंक्लूजन की तरफ अगर हम बढ़े तो क्या चीज हो सकती है। अब देखो, एक क्वेश्चन हमारे अंदर माइंड में निकलता है कि सर, हम लोग ये तो कर रहे हैं कि एक साथ एक चुनाव हम अपने देश में तो कर रहे हैं, क्या कोई और देश भी ऐसा है जहां ऑलरेडी ये सब चीजें हो रही हैं? तो भाई हाँ, बिल्कुल, ये हम कंक्लूजन लिख सकते हैं कि इंडिया अपोज कर रहा है वन नेशन वन इलेक्शन को, वुड सेट ए यूनिक एग्जांपल बिकमिंग द फोर्थ कंट्री। भाई चौथा देश बन जाएगा अगर हमारे देश में, इंडिया भी, हमारा भारत देश अगर एक साथ एक चुनाव अगर कराना स्टार्ट कर दे, एक साथ होने लग जाए, तो हम जो है वो फोर्थ कंट्री, चौथे देश बन जाएंगे आफ्टर बेल्जियम, स्वीडन और साउथ अफ्रीका। यानी कि ये जो तीन देश हैं, बेल्जियम, स्वीडन और साउथ अफ्रीका, यहाँ पहले से ही एक साथ एक चुनाव चल रहे हैं, इंप्लीमेंट सिमुलटेनियस इलेक्शंस। ओके, तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक खत्म होता है। तो सारी की सारी चीजें जो हमारी रिकमेंडेशंस थी वो भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दी हैं, क्या फेवर है, अगेंस्ट में क्या है, कंक्लूजन, इसके चैलेंज क्या हो सकते हैं, वे फॉरवर्ड, सारी चीजें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।